सभी को नमस्कार। मैं सतीश अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय डी। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम स्थैतिक अर्थशास्त्र और प्रायोगिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम स्थैतिक अर्थशास्त्र का अर्थ, उसका स्कोप, उसका क्या इम्पोर्टेंस है तथा उसकी क्या लिमिटेशंस हैं या डिमेरिट्स हैं, उन पर चर्चा कर रहे थे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रायोगिक आर्थिक विश्लेषण, डायनामिक इकोनॉमिक एनालिसिस। प्रायोगिक शब्द का अर्थ गतिमान अथवा सक्रिय स्थिति से होता है। इसके अंतर्गत निरंतर परिवर्तनों तथा इन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है। प्रायोगिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत उस परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है जिसके माध्यम से एक सामयिक स्थिति से दूसरी सामयिक स्थिति तक कैसे पहुंचा जाता है। इस बारे में प्रोफेसर हिक्स कहते हैं कि प्रायोगिक अर्थशास्त्र में उन भागों का अध्ययन किया जाता है जिनमें प्रत्येक मात्रा में तिथिकरण या समय तत्व होना चाहिए। प्रोफेसर शुम्पीटर कहते हैं कि प्रायोगिक अर्थशास्त्र उन आर्थिक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है जिनका समय की विभिन्न अवधियों से संबंध होता है। प्रोफेसर जे.के. मेहता के विचारानुसार हम कह सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था को उस दशा में प्रायोगिक व्यवस्था कहा जाएगा जबकि उसकी विभिन्न परिवर्तनशीलताओं जैसे उत्पादन, मांग, कीमत आदि का किसी एक समय का मूल्य उनके किसी अन्य समय के मूल्य पर निर्भर हो। इस प्रकार इन विद्वानों के विचार हम जान लेते हैं। उसके पश्चात हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रायोगिक अर्थशास्त्र में आर्थिक अध्ययन एक निश्चित समय अवधि में न करके विभिन्न समय बिंदुओं के संदर्भ में किया जाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में होने वाले निरंतर परिवर्तनों एवं उन परिवर्तनों की दरों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत भूतकाल तथा वर्तमान में आर्थिक चरों के आधार पर भविष्य के लिए आर्थिक प्रवृत्तियों की व्याख्या की जाती है। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न प्रकार के संतुलनों में होने वाले परिवर्तनों तथा पुनर्स्थापित संतुलनों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत पूंजी, जनसंख्या, उत्पादन तकनीकी, ज्ञान, उत्पादन विधियाँ, उपभोक्ताओं की अभिरुचियों आदि को स्थिर न मानकर उनमें होने वाले परिवर्तनों के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत वर्तमान समय में किया गया उपभोग प्राय एक अवधि पहले अर्जित आय का फलन होता है। इसको हम मैथमेटिकली इसको यहाँ अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे वर्तमान काल का उपभोग CT बराबर फंक्शनल बाई T-1। यहाँ C वर्तमान अवधि का उपभोग है और बाई T-1 एक अवधि पूर्व की आय। इसी प्रकार यदि वर्तमान समय में यानी T में गेहूं का मूल्य बढ़ जाता है तो अगली अवधि T+1 में किसान गेहूं का अधिक उत्पादन करेंगे। अतः गेहूं का पूर्ति फलन हम गणितीय रूप में ST+1 = फंक्शनल PT। यहाँ ST+1 समय में गेहूं की पूर्ति यानी अगली अवधि में गेहूं की पूर्ति और PT यानी T समय में वर्तमान समय में गेहूं की कीमत। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि एक समयावधि में किसी स्वतंत्र चल राशि में परिवर्तन होता है तो उसका आश्रित चल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन प्रायोगिक अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब प्रायोगिक विश्लेषण की जो व्याख्या है हम व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कर सकते हैं। व्यष्टिगत प्रायोगिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इसको चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। चित्र में हमने x अक्ष पर वस्तु की मात्रा को लिया है, y अक्ष पर कीमत को लिया है। DD प्रारंभिक मांग वक्र है और SS स्फूर्ति वक्र इसको E बिंदु पर काटता है। अतः प्रारंभिक जो कीमत है वो OP है और जो वस्तु की मात्रा है वो OX है। अब माना कि आय में वृद्धि होती है और आय में वृद्धि होने से मांग बढ़ जाती है
जिसके फलस्वरूप मांग वक्र दाईं ओर खिसक कर चित्र में हम देख रहे हैं D1 हो जाता है। अब नया साम्य बिंदु E1 हो जाता है। अब प्रावेगिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि प्रारंभिक साम्य ई से E1 तक कैसे पहुंचा गया, वो रास्ता क्या है, वो पथ क्या है, वो प्रोसेस क्या है, वो प्रक्रिया क्या है कि जब ई से E1 पर पहुंचा जाता है। चित्र में हम देख रहे हैं कि जब मांग बढ़कर D1 हो जाती है, चूँकि वस्तु की पूर्ति को उसी क्षण हम बढ़ा नहीं सकते, अतः वस्तु की जो पूर्ति होती है वो OX उतनी रहती है, OX ही रहती है। तो पूर्ति रेखा AX के रूप में हम देख रहे हैं चित्र में लंबवत होगी तथा कीमत बढ़कर OP1 हो जाएगी, क्योंकि पूर्ति को बढ़ा नहीं पाए और मांग बढ़ गई। तो ऐसी स्थिति में मांग बढ़ने पर कीमत बढ़कर कितनी हो गई, OP1 हो गई। और इस बढ़ी हुई कीमत का लाभ उठाने के लिए अब उत्पादक क्या करेंगे, वस्तु का अधिक उत्पादन करेंगे। अब इस OP1 कीमत पर उत्पादक वस्तु की AB चित्र में देख रहे हैं AB अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करके B बिंदु पर आ जाएंगे, जबकि कुल पूर्ति P1B OX1 के बराबर ही होगी। परंतु जो ही पूर्ति में वृद्धि होगी वस्तु की कीमत OP1 से घटकर चित्र में देख रहे हैं OP2 हो जाती है। इस प्रकार यह असंतुलन की प्रक्रिया चलती रहती है। अब ऐसी स्थिति में जब कीमत घट जाती है तो फिर ऐसी स्थिति में फिर इस घटी हुई कीमत पर मांग बढ़ती है और मांग बढ़ने पर फिर पूर्ति बढ़ती है। इस प्रकार हम माफ़ कीजिएगा, मांग बढ़ने पर फिर कीमत बढ़ती है और फिर इस प्रकार हम असंतुलन की यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक नया संतुलन ई बिंदु पर स्थापित नहीं हो पाता। इस प्रारंभिक साम्य बिंदु ई से नए साम्य बिंदु E1 तक पहुंचने का जो मार्ग है वो हम चित्र में देख रहे हैं EABCKNL E1। इसको हम कोवेब थ्योरम भी कहते हैं, जिसका अध्ययन हम प्रावेगिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अब हम समष्टि प्रावेगिक अर्थशास्त्र मैक्रोडायनामिक इकोनॉमिक्स इसकी व्याख्या हम करेंगे। इसकी व्याख्या करने के लिए हमने प्रोफेसर कुरिहारा ने कीन्स की विनियोग गुण की धारणा का उल्लेख किया है। इसके अनुसार यदि किसी समयावधि में अर्थव्यवस्था में विनियोग में वृद्धि की जाती है तो इस वृद्धि डेल्टा आई से एक समयावधि बाद की अधिक वृद्धि राष्ट्रीय आय में होगी। इसके अंतर्गत हम समष्टि चरों को लेकर के समष्टि प्रावेगिक अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। इसमें भी वही प्रक्रिया है, वो पथ क्या है, वो रास्ता क्या है, जिसके अंतर्गत एक साम्य की स्थिति से दूसरे साम्य की स्थिति में पहुंचा जाता है। चित्र में हमने एक्स अक्ष पर आय स्तर को लिया है और वाई अक्ष पर हमने उपभोग और विनियोग को लिया है। चित्र में C+I कुल मांग फलन है तथा 45 डिग्री की रेखा कुल पूर्ति फलन को बता रही है। प्रारंभिक साम्य बिंदु E है जहां साम्य आय स्तर OY के बराबर है। अब माना कि विनियोग में डेल्टा I की वृद्धि हो जाती है, इसके फलस्वरूप कुल मांग फलन C+I + डेल्टा I हो जाता है तथा नई साम्य की स्थिति E1 पर स्थापित हो जाती है, जहां आय का स्तर OY1 है। चित्र में AE विनियोग का आधिक्य होता है, इससे आय में वृद्धि होगी और इस आय में वृद्धि होने से फिर उपभोग में वृद्धि और फिर विनियोग में वृद्धि, और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि E1 बिंदु पर अर्थव्यवस्था नहीं पहुंच जाती। अब E से E1 पर पहुंचने का जो रास्ता है, वो प्रक्रिया है, वो हम चित्र में देख रहे हैं कि EABCD ... E1। इस प्रकार हम व्यष्टिगत और समष्टिगत प्रावेगिक जो अर्थशास्त्र है उसका हमने चित्रों के माध्यम से अध्ययन किया। अब हम प्रावेगिक अर्थशास्त्र का जो महत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह एक कल्पना मात्र नहीं अपितु वास्तविक विश्लेषण है। यह एक वैज्ञानिक विश्लेषण है, क्योंकि इसमें एक साम्य से दूसरे साम्य की स्थिति पर पहुंचने के पथ का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर मार्शल ने कीमत निर्धारण में समय अवधि का जो विभाजन किया है वह इसी पर आधारित है। वर्तमान में अर्थशास्त्री आर्थिक विश्लेषण की दरों को महत्व देते हैं, जिसका अध्ययन प्रावेगिक अर्थशास्त्र का ही विषय क्षेत्र है। कीन्स के सभी सिद्धांतों में समय तत्व को प्राथमिकता दी गई है। इन सब के बावजूद भी, इसके महत्व और इसके उपयोग के बारे में जानने के बावजूद भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, डिमेरिट्स भी हैं।
पर चर्चा करेंगे। जब आर्थिक परिवर्तन की गति बहुत तेज़ होती है तो इस आर्थिक समस्या का अध्ययन प्रावैधिक दृष्टि से करना कठिन हो जाता है। इसमें अर्थमिति के विभिन्न मॉडलों का निर्माण करके समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जो अपने आप में एक जटिल रीति है। केवल विशेषज्ञ ही इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका अभी पूर्ण रूप में हम कह सकते हैं अभी विकास नहीं हो पाया है। अधिकांश अध्ययन तुलनात्मक स्थैतिक अर्थशास्त्र की सीमित रहता है, इसलिए इसके प्रयोग का क्षेत्र अभी तक सीमित ही है। धन्यवाद। अब आगे की वीडियो में हम यथार्थ, वास्तविक और अथवा हम आदर्श विज्ञान, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव एनालिसिस, इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।